मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि नेटवर्क का बहुत इशू है, जिसके कारण आवाज़ मेरी हो सकता है आप लोग तक ना पहुँच पाएँ। लेकिन अभी अनुज गोलेंद्र बता रहे थे कि आपकी आवाज़ आ रही है, तो मैं कुछ बातें जो आज के संदर्भ में, आज के कविताओं के संदर्भ में जो साहित्यिक चर्चा हो रही है उसके संदर्भ में कुछ बातें रखूँगा। फिर कुछ कविताओं का पाठ करूँगा। तो एक दो लोग मुझसे जुड़ जाएं, फिर मैं अपनी बातें को प्रारंभ करता हूँ। एक दो लोग बस आ जाएं ताकि अपनी बातों को मैं अच्छे से रख पाऊँ, आप लोग सुन पाएँ। अगर आप लोग को मेरी बातें अगर अच्छी लगती है या फिर जिस तरह के अनुभव या भाव आते हैं मेरी बातों को सुनने के बाद, तो आप उसको टिप्पणी के माध्यम से हम तक पहुंचाएं ताकि हम जान पाएं। चलिए, लगभग 1 मिनट का समय हो चुका है, 1.5 मिनट का, तो हम कुछ बातें प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम इस पटल पे आने के लिए और मुझे बुलाने के लिए आभार, और आने के लिए अपने आप को एक सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये साहित्यिक चर्चा को गोलेंद्र बंधु ने, हाँ फिर से मैं, तो जिस तरीके से इन्होंने साहित्यिक चर्चा को आगे बढ़ाया है, और साहित्य में जो इन्होंने बहुत कम समय में, ऐसा मुझे पिछले 10-12 साल से मैं बीएचयू में रह रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत कम साहित्य के प्रति इतनी गहरी रुचि रखने वाले विद्यार्थी को मैंने देखा। तो इसके लिए गोलेंद्र का बहुत बहुत आभार। मैं आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखता हूं, बहुत सारे आपसे उम्मीद है। मुझे पूरा विश्वास भी है कि आने वाले समय में आप उस पर खरा उतरेंगे। मुझे आमंत्रित करने के लिए, मैं आपका एक बड़ा भाई हूं, तो अधिकार भी है मुझे अपने पटल पे जगह देने के लिए। पुनः आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको पुनः सूचित कर दूं कि मैं कुछ साहित्यिक चर्चा करूंगा, उसके बाद फिर हम कविता पाठ पे आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसके कारण क्योंकि नेटवर्क बहुत इशू है, तो आप लोग से बार बार रिकनेक्ट होना पड़ेगा और बार बार नेटवर्क की दुविधा आएगी, तो बातें स्पष्ट रूप से नहीं कर पाएंगे, बातें सही तरीके से नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत कम समय में हम इस चर्चा को विराम देंगे। फिर मुझे मौका मिला तो अपनी पूरी बात, क्योंकि मेरी तैयारी पूरी है लगभग, और उनमें से मुझे लगता है कि उसको हम पूरा अच्छे तरीके से नहीं अभिव्यक्त कर पाएंगे, यहाँ पे कई सारी दिक्कतें हैं। खैर, जितना हो सकता है मैं आप लोग से जुड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले, जिस दौर से अभी हम लोग गुजर के निकले हैं, जिस महामारी से हम लोग बाहर आए हैं, उस महामारी के परिप्रेक्ष्य में हम आज बहुत सारी बातें करेंगे, उसको आधार बना के बातें करेंगे, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने, हमारे बहुत बड़े आलोचक, उन्होंने कहा है कि समय और परिस्थितियाँ जैसी होती है, साहित्य का दशा भी उसी अनुरूप बदलता है। तो कोरोना काल से पहले जो साहित्य की रूपरेखा थी, और उसको साहित्य की उस रूपरेखा को कोरोना महामारी ने, ये जो संक्रमण का समय था, इसने किस रूप में बदला, मेरी कुछ बातें उस पटल को, उस तथ्य को आधार बना के रहेंगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरह से कविता काम करती है। जब हम काम की बात कर रहे हैं तो इसमें यह हमें ध्यान रखना होगा, यहाँ काम का मतलब हमारे मनोभावों का, हमारे संवेदनाओं का किस तरह से संभालने का काम करती है, किस तरह से संबल देने का काम करती है, किस तरह से उसको संगठित करने का काम करती है। क्योंकि अगर हम अपने भावनाओं को, अपने विचारों को अगर संगठित नहीं कर पा रहे हैं, उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो हमें साहित्य पढ़ने ना पढ़ने का कोई अर्थ और कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसको दो तरीके से देखेंगे। एक व्यक्तिगत रूप में हमारे जीवन को किस तरह से परिवर्तित करता है, दूसरे इस रूप में कि जिस दौर से हम गुजर के अभी आए हैं, कोरोना महामारी के दौर से,
उस दौर में कविता ने या फिर साहित्य ने हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित किया, किस तरह से उसको संबल दिया, इस पे भी कुछ बातें करेंगे। मेरे कहने का मतलब यहाँ यह है कि जब व्यवस्था का विष हमारे संवेदनाओं को संक्रमित करती है, तब साहित्य ही एकमात्र वह एंटीडोट होता है जो हमारे संवेदनाओं को संक्रमित होने से बचाती है। कहने का अर्थ साफ है कि जिस महामारी के दौर में हमारी संवेदनाएं संक्रमित हो रही थी, व्यक्ति की संक्रमण की बात ही नहीं है, व्यक्ति तो संक्रमित हो ही रहे थे जिसे सबने देखा, लेकिन व्यक्ति के संक्रमण के बावजूद, व्यक्ति के संक्रमण के अंदर जा कर के जिस तरह से हमारी संवेदनाएं संक्रमित हो रही थी, जब हम संवेदनाओं की बात कर रहे हैं तो आपके विचार में, आपके दिमाग में वो सारी दृश्य आ जानी चाहिए कि किस तरह से एक भाई, एक पिता अपने भाई को छोड़ करके, अपने बेटे को अस्पताल में छोड़कर आ जा रहा था। उसके पीछे मजबूरियां थी, लेकिन इतना आदमी निष्ठुर हो गया था, उसकी संवेदनाएं इतनी पत्थर हो गई थी कि कोई अपने सगे भाइयों को, बहनों को, अपने सगे संबंधी को मुखाग्नि नहीं दे पा रहा था। जीवन की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। सबका जीवन बस इस जद्दोजहद में था कि किसी तरह हम इस संक्रमित समय में अपने आप को संभाल के रखें। कहने का मतलब है कि धन, दौलत, पैसा, इज्जत, शोहरत, सब के बावजूद, रहने के बावजूद, सबको दरकिनार करके हमारा जो लड़ाई था, हमारे समाज की जो लड़ाई थी, वो जीने की लड़ाई थी। हम लोग बस कुछ पल जी लेना चाहते थे। किसी तरह से हम उस संक्रमण समय से, उस कोरोना कालीन समय से निकल जाना चाहते थे, अपने सांसों को बचा लेना चाहते थे। इस पूरी की पूरी जो मानवता, जो त्राहिमाम हो रही थी, उसमें अपने आप को संभाल करके, बचा करके रखना चाहते थे, और जिसमें हमारे बहुत सारे लोग ने हमसे छूट गए, बहुत सारे लोग हमसे छूट गए, वो आज नहीं है हमारे बीच। और मुझे लगता है कोरोना के बाद मेरी पहली साहित्यिक चर्चा है ऑनलाइन, तो मैं आज उन सबको गमे दिल से याद करता हूँ, उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ कि जो हमसे छूट गए, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर हैं। हमने तो देखा है, शिव प्रकाश शुक्ल सर जुड़ गए हैं, सादर प्रणाम सर। विमल भाई, आपको भी सादर नमन। नीलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो डॉक्टर थे, नर्सेज थी, कार्मिक लोग थे, जो दैनिक काम करने वाले ऐसे लोग थे। तो इस जब महामारी को हम जी रहे थे, इस महामारी को अपने जीवन में देख रहे थे, तब हमने देखा कि हम किस तरह से त्राही को, जो सिचुएशन था, उस सिचुएशन को कैसे एक साहित्यिक दृष्टिकोण से, एक साहित्य के विद्यार्थी उस पूरे सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, कैसे साहित्य उसके आत्मबल को बढ़ाती है, इसको हमने देखा। महामारी के बीच शिव प्रकाश शुक्ल सर हमारे बीच हैं, अभी सुन रहे हैं। उन्होंने कहा है, उनकी जो किताब आई है महामारी और कविता, उसी किताब के माध्यम से वे कहते हैं कि महामारी के बीच की कविता चिकित्सा विज्ञान द्वारा उपलब्ध कराई गई दवाओं का काव्यधर्मी विकल्प होती है। यानी चिकित्सा विज्ञान जिन दवाओं को उपलब्ध करा रहा है, उसका काव्यधर्मी विकल्प है कविता। यहाँ दवाओं का काव्यधर्मी विकल्प के रूप में हम कविता को देख रहे हैं। मतलब स्पष्ट है कि हमारे कविता या साहित्य का कोई भी था हमारे आत्मबल को इस कदर से मजबूत कर रही थी, जब हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे,
लोगों से जुड़ने, मनोरंजन करना तो दूर की बात है, हम लोगों से जुड़ नहीं पा रहे थे, अपने ही घर में कैद हो गए थे। हमने तो देखा कि हमने सब्ज़ी जो बाहर से आ रही थी उसको भी हम लोग को साफ़ करना पड़ रहा था, उसको भी उबाल करके खाना पड़ रहा था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, उस तरह का जीवन जी करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उस रूप में दवाओं का एक काव्यधर्मी विकल्प के रूप में अगर हम कविता को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कविता ही यानी कि साहित्य ही एक वह विधा है, वह दृष्टिकोण है जो लोगों को संभालने का काम की है। इसमें इसको अब इस रूप में भी देखें कि सर की किताब से ही ये संदर्भ लिया गया है कि साहित्य में जो सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, वो अभी तक जितने भी लोगों को दिया गया है उसमें से अधिकांश लोग डॉक्टर थे, और अधिकांश डॉक्टर को साहित्य का नोबेल मिलना हमें ये बताता है कि साहित्य जो एलोपैथ है, जो दवाओं का विकल्प है हमारे सामने, उससे कहीं ज़्यादा है, उससे कहीं प्रबल है, उससे कहीं ज़्यादा ताकत से हमारे संवेदनाओं को संक्रमित होने से बचाती है, हमारे आत्मबल को टूटने से बचाती है। मुझे इस रूप में भी साहित्य को हम इस रूप में भी साहित्य को जब देखते हैं तो मुझे लगता है कि इस कोरोना काल में जो लोग साहित्य से जुड़ कर रहे, जो लोग नहीं जुड़े हुए थे, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, उन लोग को भी हमारे कविताओं ने, हमारे कवियों ने, हमारे साहित्यकारों ने अपने समय को, समाज को इस तरह से संगठित करने का काम किया, जिसके कारण आज बहुत सारे लोग हमारे बीच हैं। यहाँ हम कहना चाहते हैं कि जब स्पर्श तिरस्कृत था, जब हम एक दूसरे को छूने से डरते थे, और ईश्वर बहिष्कृत, मतलब ईश्वर भी अपने अपने घर में कैद हो गए थे, ईश्वर से मिलना जुलना जो एक भौतिक रूप से हम मिलते हैं वो भी नहीं। कुल मिला के अगर कुछ बचा था तो आत्मिक बचा था और आध्यात्मिक बचा था। भौतिक दुनिया पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। उस भौतिक दुनिया के लिए उस तबाही को हमने जब देखा तो मुझे ये लगा कि जिस भौतिक दुनिया के पीछे ये पूरी दुनिया पागल है, जिस स्पर्श के पीछे ये पूरी दुनिया पागल है, आज उसी स्पर्श से इतने डर चुके हैं, जिसको हमारे समय के एक बहुत बड़े कवि मदन कश्यप कहते हैं कि वह एक तुम्हारा स्पर्श ही था कि जिससे होती थी ईश्वर होने की अनुभूति, कोरोना ने मुझे निरीश्वर बना दिया। जब हम इस लाइन को आज भी हम सुनते हैं, पहली बार ये पंक्ति मुझे श्री प्रकाश शुक्ल सर के माध्यम से सुनने को मिली थी। जब इस पंक्ति को आज भी हम सुनते हैं और महसूस करते हैं तो आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने उस दौर को महसूस किया है, कोरोना की उस विभीषिका को महसूस किया, उस त्रासदी को महसूस किया है, उस मंजर को महसूस किया है जो आंखों के सामने आज भी घूमने लगता है कि कैसे ईश्वर बिल्कुल निरीह हो गए थे, ईश्वर से विश्वास, आम लोगों का विश्वास उठ गया था, और तब ये कविताएं ही है जो हमें आत्मबल दे रही थी। उस ईश्वर का काम हमारी कविताएं ही कर रही थी, कवि समाज ही वो काम कर रहे थे जो काम कभी ईश्वर किया करते थे। भौतिक दुनिया से बिल्कुल जो समाज कट चुका था, उस समाज को बचाने का काम केवल और केवल साहित्य और कविताएं ही कर रही थी। डॉक्टर तो उसके बाद की चीज़ हैं। डॉक्टर तो जो संक्रमित हो गए उन्हें तो डॉक्टर के पास जाना ही था, उनसे इलाज कराना ही था, लेकिन डॉक्टर भी क्या, आप सब जानते हैं कि कोरोना का कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर की भी पूरी कोशिश ये होती थी कि जो भी मरीज जा रहे हैं उनके आत्मबल को संभाल के रखा जाए, उनको टूटने ना दिया जाए,
वो व्यक्ति, वो मरीज़ हिम्मत ना हारे। जो हिम्मत हार गए वह हमारे बीच आज नहीं हैं। जो हिम्मत नहीं हारे, जो लड़े कोरोना से, वो हमारे बीच हैं। जिन्होंने अपने अंदर के शक्ति को संगठित किया, वो हमारे बीच हैं। कोरोना, जैसा कि कोई भी एक समय होता है, कोई भी समय में उसकी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीज़ें होती है। नकारात्मक जितनी भी चीज़ें हैं उससे तो हम रूबरू हुए ही, उसको जिए ही। हम सब ने देखा कि कैसे लोग, जो सरकार थी, आम लोगों को बिल्कुल छोड़ दी थी। आम लोग बिल्कुल इस उम्मीद में अपने इस उम्मीद को भी ख़त्म कर दिए थे कि अब मुझे सरकार के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा कोई मदद की जाएगी। इस उम्मीद को भी वो छोड़ दिए थे, क्योंकि जीवन की मूलभूत चीज़ें नहीं मिल रही थी, खास करके ऑक्सीजन की हम बात करें तो। लेकिन उस समय में जब डॉक्टर और साहित्य के कुछ कवि, साहित्यकार ने मिल कर के कोरोना जीवी समय में कोरोना जीवी योद्धा बन करके लोगों के संवेदनाओं को संक्रमित होने से, लोगों के आत्मबल को बचाने के लिए आगे आए, तो हमने देखा कि उसके बहुत सारे अच्छे निष्कर्ष और परिणाम हमें देखने को मिले। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ कहना चाह रहे थे कि कोरोना काल का एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि कोरोना ने हमें अपने अंतस को, अपने अंदर के जो भाव कभी बिछड़ चुके थे, खंडित हो चुके थे, उसे जगाने का काम किया। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि एक दौर था जब हम घर आते थे तो 2 दिन 3 दिन के लिए बहुत मुश्किल घर आ पाते थे, लेकिन कोरोना ने हमारे घर में साल 6 महीने के लिए बैठा दिया। और जब हम साल 6 महीने तक घर में बैठे, तो हम घर के परिवार के उन सदस्यों से उस रूप में मिले जो अपने जीवन में, इस जीवन में तो नहीं मिले थे। अपने अतीत को उस रूप में हम लोगों ने याद किया जिस रूप में हमने कभी नहीं याद किया था। अपने अतीत को खंगालने का, उनकी उपलब्धियों को संजोने का हमने बहुत बड़ा काम किया है अपने इस कोरोना काल में। केवल अतीत ही नहीं, कोरोना काल में हम लोगों ने अपनी प्रकृति से जिस रूप में हम लोग जुड़े, साहित्य के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से जिस रूप में जुड़े, वो मुझे लगता है कोरोना ना आया होता, कोरोना का प्रभाव ना हुआ होता, तो शायद हम कभी नहीं जुड़ पाते। अपने दैनिकी के रूप में हम लोग इतना व्यस्त हो चुके थे कि चिड़िया कैसे चहचहाती है, कैसे अंडे देती है, कैसे घोंसला बनाती है, हमारे घर में छिपकली क्या किस रूप में काम करती है, कैसे उसका आना जाना, कैसे उसका खाना पीना होता है, हमारे घर के चूहे, छोटे छोटे जीव किस रूप में अपने जीवन को जीते हैं, हमने उन सब को बहुत बारीकी से जानने और पहचानने का कोशिश किया। जो कोरोना अगर ना आया होता तो शायद मुश्किल था। अपने अंदर के दबी हुई भावनाओं को, दबी हुई विचार को जगाने का काम कोरोना ने किया है। जब हम ये बात बोल रहे हैं तो आप याद कीजिए कि हिंदी के बहुत सारे ऐसे कवि जो सिर्फ हिंदी में लिखते थे, लेकिन कोरोना काल में वो अपनी मातृभाषा, अपने गांव गंवार की भाषा, अपने माँ माटी की भाषा को लिखने लगे। और सिर्फ लिखे ही नहीं, उसको, उस भाषा को, उस कविता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगह भी मिली। बहुत ऐसी कविताएं हैं जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, हो सके अगर समय मिला तो काव्य पाठ भी करेंगे उसका। तो उन कविताओं का एक संग्रह जो हम लोग के बीच आया है, अरुण होता जो कुशल संपादक हैं, आलोचक हैं, उनके नेतृत्व में उन्होंने संपादित किया है कोरोना कालीन कविताओं का। तो जब हम उस संकलन को पढ़ते हैं
तो मुझे लगता है वो आम कविताएं नहीं हैं, आम जीवन में लिखी जाने वाली कविताएं नहीं हैं। वो कविताएं उस रूप में कविताएं हैं, उस ढंग की कविताएं हैं जो किसी न किसी दबाव में लिखा जा रहा था। और दबाव क्या था? दबाव था संक्रमण का दबाव, दबाव था व्यवस्था का दबाव, दबाव था अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित कर रखने का दबाव। हम अपने जीवन के कुछ सांस को, कुछ पल को जी लें, इसका दबाव था। और जब उस दौर में वो कविताएं लिखी गई, तो हम जब आज उस कविताओं को पढ़ते हैं तो हम महसूस कर पाते हैं, हम देख पाते हैं कि आखिर वो दौर किस किस त्रासदी को लेकर हमारे बीच आया था, उसको हम आज देख पाते हैं। माँ माटी की भाषा को लिखने में बहुत सारे ऐसे कवि, जिसमें सबसे श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में हम गोलेंद्र पटेल जिनके पटल पे हम हैं, उनका नाम लेना चाहते हैं। आप जब इनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये अपने गांव की जो लोक की भाषा है, जो लोक शब्दावली है, उसका प्रयोग करके कितनी अच्छी कविताएं लिखते हैं। मैं इनकी कविताओं को जब पढ़ता हूँ तो ऐसे इनकी कोई एक ऐसी कविता नहीं है जिसको पढ़ करके मुझे लगता है कि मैं अपने गांव की यात्रा करने चल देता हूँ। कोई भी व्यक्ति, खास करके जो शहरों में रह रहा है, वो अगर इनकी कविताओं को पढ़ता है तो वो एक बार तो ज़रूर अपने गांव की यात्रा कर लेता है, भले वो एसी कमरे में क्यों ना बैठा हो, लेकिन उसकी वो यात्रा बहुत सुखद और अपनी अतीत से जोड़ने का काम करती है, अपने उस समय से जोड़ने का काम करती है जब वो बचपन में मिट्टी में खेला करते थे। वो टाइल्स पे नहीं, वो फ्रीज एसी रूम में नहीं खेलते थे, वो किसी मिट्टी में खेलते थे, मिट्टी में नहाते थे, कीचड़ से खेलते थे। तो वो समय में हमें लेकर के चले जाते। जब हम भी आज बचपन की उन दौर को याद करते हैं तो मुझे लगता है कि वो दौर को याद करते, कविता को पढ़ करके गोलेंद्र पटेल हो गए, अमरजीत राम भैया हो गए, उनका भी मैं उनकी भी कुछ कविताएं, मैं उसका अगर समय रहा तो मैं उसका काव्य पाठ करूँगा। अरमान आनंद हो गए, कार्तिक हो गए, हमारे अनुज कार्तिक हो गए, और अरुण होता जी, सुभाष राय जी हो गए। हाँ, तो ऐसे मदन कश्यप तो वरिष्ठ कवि हैं ही, राजेश जोशी वरिष्ठ कवि हैं। इन सब की कविताओं को जो खास करके कोरोना काल में लिखा गया था, उन कविताओं को जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपने आप में ये महसूस होता है कि हम अपने अंदर जो विघटित शक्तियाँ थी, जो भावनाएं थे, उसको हम संकलित करने का, उसको संगठित करने का काम कर रहे हैं। ये कविताएं सिर्फ विरोध की कविताएं नहीं हैं। ये कविताएं हमारे अंदर की क्रांति, अंदर की भावनाओं से उत्पन्न क्रांति को जन्म देती है, जो केवल आत्मबल ही नहीं देती, बल्कि ऐसा बल देती है जिससे समाज में समरसता स्थापित किया जा सके, समाज को एक नया स्वरूप दिया जा सके। बातें बहुत सारी है, मैं कुछ बातों पे बस नज़र देंगे, फिर हम कुछ कविताओं के माध्यम से जुड़ेंगे, क्योंकि कई कविताओं को मैंने देखा है और उसको लिया है ताकि मैं उसको काव्य पाठ कर पाऊँ। तो एक हमारे बीच में एक बहुत सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, वो कहती हैं कि कवि को कठोर नहीं, माफ़ कीजिएगा, कवि को कठोर होना चाहिए, निष्ठुर नहीं होना चाहिए। ये पंक्ति भी वो कोरोना काल के दौरान ही कह रही हैं। उन्होंने जब देखा कि व्यवस्था का दबाव किस तरह से कवि मन को भी तोड़ने का काम कर रहा है, कवि मन को भी संक्रमित करने का काम कर रहा है, तब वो कहती हैं कि कवि को कठोर होना चाहिए, कवि को कठोर होना चाहिए, लेकिन निष्ठुर नहीं होना चाहिए। ये हम सब जानते हैं कि कवि हमारे समाज में सबसे संवेदनशील और सबसे जागरूक व्यक्ति होता है। ऐसा कहा भी जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। कवि
आने वाले तमाम बाधाओं को पहले भांपने का काम करता है। कवि का इतना विराट स्वरूप है जिस पे हजारों कविताएं और हजारों निबंध लिखे जा चुके हैं, और हमारा कवि समाज उसको साबित करके भी दिखाया है। चाहे राजनीति में क्रांति उत्पन्न करना हो, या महामारी के दौर में हमारे विघटित होती शक्तियों को बचाना हो, हमारी संवेदनाओं को बचाना हो, हमारे समाज में समरसता स्थापित करनी हो, हमारे समाज के खंडित होती बंधुत्व की भावनाओं को बचाना हो, तो उसमें सबसे अहम भूमिका हमारे कवि समाज का होता है। अब हम कुछ कविताओं के माध्यम से जुड़ते हैं कि किस तरह से हम देखेंगे कि समाज में हमारे कविता ने हमारे समय को और समाज को किस रूप में प्रभावित किया है। एक मेरी बहुत पुरानी कविता, पुरानी नहीं, कोरोना काल के प्रारंभिक दौर की कविता है, तो जाति व्यवस्था को लेकर ये कविताएं हैं। आप सुने और मुझे बताएं। मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है, लेकिन मुझे आप लोगों की एक भी टिप्पणी नहीं दिखाई दे रही है। किन्हीं का भी एक टिप्पणी भी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आप लोग मुझे ये दिख रहा है कि आप नीलेश भाई जुड़े हुए हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो कुछ अपनी टिप्पणी दें। अगर उससे संबंधित कुछ बातें करनी होगी तो मैं अवश्य करूँगा। फ़िलहाल एक कविता सुनते हैं। देखिए, सुने कि जब भी पूछते हो सहम सा जाता हूँ, फिर याद आता है मैंने नहीं लिखवाया। जब भी पूछते हो सहम सा जाता हूँ, फिर याद आता है मैंने नहीं लिखवाया। दूरदर्शी गाढ़े मोटे चमकीले चटकीले रंग में अपनी जात, ना नंबर प्लेट पर, ना कसी हुई भुजाओं पर, ना अट्टालिका के मुखपत्र पर, ना कहीं और। हाँ, मैंने नहीं लिखवाया। सच जानोगे, वो लिखवाने से जिनमें मेरा तनिक योग नहीं, स्वयं के श्रम का संयोग नहीं। मैंने देखा है व्यक्तित्व स्वैरी में। स्वैरी यहाँ एक शब्द आया है। जो बच्चा गांव में जन्म लेता था घरों में, तो उसको 6 दिन तक स्वैरी में रखा जाता था। मतलब कि जन्म देने वाली माँ जिस घर में रहती थी उसको स्वैरी कहते हैं। तो मैंने देखा है व्यक्तित्व स्वैरी में नहीं समाज में पलता है, सैया के साथ चलता है, वजूद श्रम के स्याही से पलता है। और साहब शमशान की जज्बात ना पूछो, राख से साख की औकात ना पूछो। और जो मैं रोज रोज अक्षर जोड़ता हूँ, वो इसलिए कि अब कोई अंगूठा नहीं देगा। घर घर एकलब अवतरित होगा, कर्ण अपनी पहचान नहीं छुपाएंगे। राम नंगे पैर चलकर आएंगे। और सुन लो ईश्वर की सौगात ना पूछो, साहब जात ना पूछो। ये कविता था, इसकी शीर्षक साहब जात ना पूछो। एक और कविता जो कोरोना काल, बहुत छोटी कविता है, एक ही बंद की कविता है, कोरोना काल में ही लिखी गई थी। इस कविता के संदर्भ में, इस कविता के भूमिका में बस 2 लाइन हम बोलना चाहेंगे कि किस तरह से हमने कोरोना के प्रारंभिक दौर में सुशांत सिंह राजपूत, जो बहुत अच्छे अभिनेता थे, उनको हमने खो दिया। ऐसे बहुत सारे लोग जिनको हमने खो दिया, असमय खो दिया, कारण जो भी हो। तो क्योंकि हम लोगों ने अपने भौतिक जीवन को इतना महत्व दे दिया कि हमारा आत्मिक जीवन, हमारा जो आत्मिक जो बल है वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया, कमज़ोर हो गया था। और हम उस दौर में हम अपने प्राकृतिक शक्तियों को भी हम नहीं समझ पाए, अपनी प्रकृति को नहीं समझ पाए। हमने सिर्फ दुनिया के चकाचौंध
रोशनी को ही महत्व दिया जीवन में, जिसके कारण हमें ऐसे बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने खोया है। तो उसी को संदर्भ बना के मेरी कविताएं थी, जिसको लेकर के सर ने मुझे बताया था कि अब इस दौर से बाहर निकलना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस दौर से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वो दौर क्या था उसको आप इस कविता के माध्यम से देखें कि वो शख्स भगा दिया चिड़ियों को, नहीं बनाने दिया घोंसला रोशनदान के एक छोटे से हिस्से में, पर वो आती रही बराबर, पूछती रही उसका हाल, आज फिर वह आई और सबको चीख चीख कर बताई। वो शख्स भगा दिया चिड़ियों को, नहीं बनाने दिया घोंसला रोशनदान के एक छोटे से हिस्से में, पर वो आती रही बराबर, पूछती रही उसका हाल, आज फिर वह आई और सबको चीख चीख कर बताई कि वो शख्स फंदे से लटका पड़ा है। जब हम अपने आसपास के लोगों से इतने दूर हो गए थे, तो प्रकृति ही थी जो हमारे संवेदनाओं को, हमारे साहस को बचाने का काम कर रही थी। अगर हम प्रकृति से भी दूर जाते हैं तो उसका कितना भयावह परिणाम हमें देखने को मिलता है, वो सब हम देखे भी हैं, जिए भी हैं। उसके बाद एक बहुत छोटी कविता है कोरोना काल में। जो भी कविताएं सुनाऊंगा अपना या फिर कुछ अन्य लोगों का, वो कविताएं कोरोना काल से संबंधित कविताएं ही होंगी, क्योंकि उसके पहले अभी झांकने का इतना हिम्मत नहीं हुआ कि उसके पहले हम झांकें। अभी वो कोरोना काल का जो दौर था ना, जो त्रासदी थी, अभी भी उससे हम बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो एक छोटी सी कविता कि अ ब सीखने से पहले सिखाया गया वसुधैव कुटुंबकम, सिखाया गया अपनों का महत्व, समझाया गया जग अपना है, अपनों के साथ रहा करो, स्नेहार्थ उसे गले मिलाया करो, ज्ञानार्थ उसका चरण छुआ करो, सेवार्थ उसके पास जाया करो, पुरुषार्थ उससे कदम से कदम मिलाया करो, प्रेमार्थ हर पल साथ निभाया करो। अचानक एक अदृश्य वायरस ने इन मिथकों से पर्दा हटा दिया, नंगी हो गई मायावी दुनिया और नंगी हो गई सबकी सोच। किस तरह से एक कोरोना वायरस ने हमारे समाज के उन तमाम परंपरागत जो सोच थी, जो संस्कृति थी, उसको किस रूप में खंडित किया, ये पुनः बताने की ज़रूरत नहीं है। एक और कविता मेरी ही है कि बोल सको तो बोलो कभी। कवि समाज को लेकर ये कविताएं हैं, जिसको मैंने 2020 का 15 अगस्त को मैंने लिखा था, 2020 में। अभी तो 21 ख़त्म हो गया, लगभग एक साल पहले की कविता है। बोल सको तो बोलो कभी, बोल सको तो बोलो कभी, बोलो युवाओं की बेरोज़गारी पर, बोलो नेताओं की कलमकारी पर, बोलो मजलूमों के लाचारी पर, बोलो सत्ता जनित बीमारी पर, कुछ तो बोलो, बोल सको तो बोलो कभी। जब असहाय मुँह बाए देखे, अपनों की हत्याएं देखे, समाज निर्दोषों की चिताएं देखे, देश सीमाओं पर बढ़ती विपदाएं देखे, तब इनके साथ तुम होलो कभी, बोल सको तो बोलो कभी। जब सपनों पर हो आघात, षड्यंत्रों में बढ़ता जब हो विश्वास, प्राण वायु में कोई विष घोले, तब तुम अमृत घोलो कभी। प्राण वायु में जब कोई विष घोले, तब तुम अमृत घोलो कभी। भेद साजिश का खोलो कभी, बोल सको तो बोलो कभी। जब आस्था का भयंकर विस्फोट हो, उम्मीदों आकांक्षाओं पर गहरी चोट हो, जीवन का उद्देश्य उम्मीद मात्र नोट हो, समाज सेवी बुद्धिजीवी के मन में खोट हो, तब समाज का विष तुम पी लो कभी, तब समाज का विष तुम पी लो कभी।
तुम आदि शंकर बन कर, तुम आदि शंकर बन जी लो कभी, बोल सको तो बोलो कभी, बोल सको तो बोलो कभी। बोलो ऐसे कि दशाएं दसों दिशाएं, बोलो ऐसे कि दसों दिशाएं सुने, सत्ता की फड़कती भुजाएं सुने, किसान मजदूर की रोटी सुने, समाज की हर बेटी सुने, बेमनस फैलाता हर दंगाई सुने, बाजार की कपटी पढ़ाई सुने, कुछ तो ऐसा बोलो कभी, बोल सको तो बोलो कभी। इस कोरोना जनित त्रासद कुसमय में, समाज के असामाजिक समय में, आज़ादी का जश्न जमकर घोलो कभी, या बढ़ती समस्याओं पर रोलो कभी। तुम समाज का मुंह तुम समाज का मुंह खोलो कभी, बोल सको तो बोलो कभी, नहीं तो नहीं तो चिर निद्रा में सोलो कभी, बोल सको तो बोलो कभी। और ये कुछ कविताएं थी मेरी कोरोना से संबंधित। और उसके बाद एक कविता है मुझे जो बहुत अच्छी लगी, कविताएं सामाजिक जो कहते हैं कि सामाजिक जिस तरह से समाज का स्वरूप बदला है, हम अपने बेटियों को बहनों को किस रूप में देखने लगे हैं। उस पे अरमान भैया की कविता है एक, अरमान आनंद भैया की, वो मैथिली में कविता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग नीलेश, कई लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए, रंजना दी हैं, आप नीलेश हैं, श्वेता दी हैं, कई लोग जुड़े हैं, आप सबका आभार, आप सबको प्रणाम। मैं इस कविता को मैथिली में पढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग कुछ हद तक समझ पाएंगे। अगर नहीं समझेंगे तो फिर कुछ देर और, मतलब 5-10 मिनट और एक और कविता, उसके बाद प्रेम से संबंधित एक कविता मैं सुनाऊंगा। तो पहले इस कविता को सुनते हैं। ये मैथिली में है, ये कविता है मैथिली में, अरमान आनंद भैया की कविता है ये। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कविता, इसलिए मैं उनसे मंगवाया हूँ, उनकी कविता पढ़ रहा हूँ। हमरा ठोंठ पर चढ़ के माय दे दहली जहर, हम बहुत तड़प के मरलियै, बच्चा में जे दूध पियाबैत मुँह से दूध गिरै, त माय अपना अचरा से पोछे रही हमर मुँह, उहे अचरा आइ ठूस रहे हमरा मुँह में, और गिरैत रहले जहर के झाग। माय तोय केनैत भी दबावे रहले हमर हाथ पैर देह। माय पता छौ तोह बाबू के देह देहली, तब के सकलही प्रेम, हम पहले कर लिए प्रेम, ओकरे देह चाहे रहलिए देह। बता न माय, बता न कि सच में ई जुर्म इतना बड़ छै गे माय। ये माय, प्रेम दुनिया में सबसे अनमोल चीज, इंसानियत के सबसे नीक उपहार, तब केना होई सकै छै गे माय, प्रेम करे के इतना गो सजा। हम तो बुझलियै हम तोहर आय पप्पा के प्रेम के निशानी छियै, लेकिन अगर प्रेम के एहे हसर छै त कहि पड़तै ई दुनिया प्रेम से न बलात्कार से जन्मल होतै। हम मरैत खनी न याद अयलै प्रेम के चेहरा, और ओकर बात हम निशब्द आँख में देखै रहलियै तोहर मुँह, जन्मैत जेकर मुँह देखलियै, मरैत ओकरे गोदी, जेहे गोदी में जीवन बीतल, उहे में छूटल आखिरी सांस। एकरा से बड़ा सुख दुनिया में आर की, हमर मरैत खनी ने ले सकली अपन प्रेम के नाम, हृदय में हर धड़कन कहै पुकारै माय गे माय, माय गे माय। एक मैथिली कविताएं थी। इस कविता को अगर सार रूप में कहें तो एक बेटी जब प्रेम करती है तो उसी की माँ, अपनी माँ किस तरह से प्रेम को देखती है और उसको जहर दे करके मार देती है, उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किए हैं अरमानंद भैया। अगर मुझे वो सुन रहे हैं या सुनेंगे
तो थोड़ा क्षमा चाहेंगे कि उनकी कविताओं को उनके रूप में ना पढ़ पाएँ, हम अपने शैली में पढ़ें तो थोड़ा बहुत त्रुटि हो जाती है। खैर, अब एक और जो कविताएं हैं, मेरी कविताएं, इस कविता को अगर हम इस कविता के भूमिका के रूप में कहें तो इस कविता में कोरोना काल में जब कोई व्यक्ति घर से बाहर जाता था, खास करके वो व्यक्ति जो अपने घर से रूठ के जाता था, आप सब ने देखा होगा कि कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो घर में रहते रहते इतने उब चुके थे, घर में आपसी संघर्ष इतना बढ़ गया था, आपसी तनाव इतना बढ़ गया, संघर्ष नहीं कह सकते, आपसी तनाव इतना बढ़ गया था कि वो बाहर निकलना चाहते थे, किसी भी तरह से बाहर जाना चाहते थे, अपने काम करना चाहते थे, देश दुनिया घूमना चाहते थे। लेकिन घर वाले तो घर वाले होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, उनका क्या प्यार होता है, क्या स्नेह होता है। वो एक लड़की अपने अपने प्रेमी भाई जो भी कह लीजिए, उसको कहती है कि आप घर से ना जाएं, और किस रूप में ना जाएं, तो उन तमाम बिंबों को मैंने इस कविता में रखा है। आप सुने, मेरी बहुत दिल के बहुत करीब है ये कविता। मैंने जब लिखा था तो कई बार मेरे आँखों में आंसू आ गए थे इस कविता को लिखते हुए। मैं बहुत अंतर्मन से इस कविता को लिखा हूँ। एक लड़की कह रही है कविता, ये कविता एक लड़की के संदर्भ, मतलब एक लड़की के माध्यम से है। वो अपने सामने वाले को कैसे कहती है, देखें कि मन को आहत कर व्यथित संवेदनाओं के बीच मेरी बहुत छोटी गलतियों को देख अनायास मुझसे मुँह फेर कर हिय को स्पर्श करती मेरा हाथ छुड़ाकर रूठे रूठे से सरपट चले जाते हो। बताओ पल भर में इतना निष्ठुर कैसे हो जाते हो। मन को आहत कर व्यथित संवेदनाओं के बीच मेरी बहुत छोटी गलतियों को देख अनायास मुझसे मुंह फेर कर हिय को स्पर्श करती मेरे हाथ छुड़ाकर रूठे रूठे से सरपट चले जाते हो। बताओ पल भर में इतना निष्ठुर कैसे हो जाते हो। अरे मेरे भाव जनित भगवान, बताओ ना क्यों चले जाते हो। स्नेहिल स्पर्श को मझधार में धकेल स्वतः स्फूर्त होती नयन के विकल सौम्य संवाद को खंडित कर मेरे मन मंदिर को सूना छोड़ प्रदीप्त दीपक को बुझाकर, वो भी तब जब मैं भाव विभोर हो पुष्प अर्पित करने को होती हूँ अपने पथ प्रदर्शक परमेश्वर को। और जब जाते हो तो एक बार पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखते। और जब जाते हो तो एक बार पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखते। मुझे पूरा यकीन है जिस दिन तुम पलट कर एक दफ़ा देखोगे मुझे, सच कहती हूँ निराश होकर नहीं जा पाओगे। प्रिय, हे प्रिय, ये मेरा अभिमान नहीं, तुम्हारा ही दिया स्नेह है, संस्कार है। मेरी आँखों में उमड़ता तुम्हारा ही प्यार है। अहो इस माटी के सौंधी सुगंध, अहो इस माटी के सौंधी सुगंध, तुम क्यों नहीं समझते कि मैं गलती नहीं करना चाहती लेकिन हो जाती है, जैसे लग जाती है ठेस राह चलते चलते। सुनो सच कहती हूँ माफ़ करना। कभी कभी कुछ नवीन गलतियाँ मैं जानबूझकर करती हूँ। सुनो सच कहती हूँ माफ़ करना। कभी कभी कुछ नवीन गलतियाँ मैं जानबूझकर करती हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा सूर्य आहत हो, कलंकित काली बदरी उस पर डोरा डाले। मैं गलतियाँ इसलिए करती हूँ कि ताकि तुम मुझे समझाओ, डांटो, गुस्सा करो, आँख दिखाओ, और मेरे नयन जब सजल हो जाएं तो प्रेम पास में लेकर मुझे मनाओ। मेरे चक्षु से गिरते मोतियों को रोको, शुष्क अधरों को समेट वासंतिक कर दो। हे कोरोजीवी कुलश्रेष्ठ, तुम्हारे इस कठिनतम समय में कुछ पलों को चुराकर मैं ये सब कर लेती हूँ ताकि तुम्हारा स्नेह के सागर में डुबकी लगाती रहूँ हर रोज़, कुछ नवीन गलतियाँ करके समय से ज़्यादा जीती रहूँ हर रोज़। हे मेरे प्रबुद्ध पथिक,
हे मेरे प्रबुद्ध पथिक, मेरी गलतियों का उद्देश्य तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं। हे मेरे प्रबुद्ध पथिक, मेरी गलतियों का उद्देश्य तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं, खुद को परिमार्जित करना है। तुम्हारे स्नेहाशीष से उद्दीप्त हो सफल से सफलतम बनना है, वो बनना है जो मैं तुम्हारे संग सपनों में नित्य देखा करती हूँ। हे मेरे सर्जक, हे मेरे सर्जक, तुम मेरी गलतियों को पानी का बुलबुला क्यों नहीं समझते? क्यों समझ लेते हो वट वृक्ष, जबकि मैं पानी ही तो हूँ। हे मेरे सर्जक, तुम मेरी गलतियों को पानी का बुलबुला क्यों नहीं समझते? क्यों समझ लेते हो वट वृक्ष, जबकि मैं पानी ही तो हूँ। तुम्हारे स्नेह में निरंतर बहती तुम्हारे चंचल हृदय का पानी, जब भी मैं खुद को देखना चाहती हूँ तो तुम्हें देख लेती हूँ सजल होकर। अजी मेरे शब्द साधक, तुम ही कहते हो ना, संपूर्ण संवेदनाओं का एक निष्ठ संकल्पित संतुलित स्वरूप ही स्नेह है, और मैं तुम्हारा केवल शैशव स्नेह चाहती हूँ। मैं तुम्हारा गुस्सा भी उतना ही चाहती जितना प्यार, दर्द भी उतना ही चाहती जितना दुलार, भौतिक भी उतना ही होना चाहती जितना आत्मिक। अहो मेरे प्रेमासक्त पूंजी के प्रतिमान, गलती का गौ से लेकर प्यार का पौ भी मैंने तुमसे सीखा। मेरे हिये का तुम आरंभ भी हो, अंत भी, उदय भी हो, अस्त भी। हे मेरे प्राण प्रिय, अगली बार जब भी तुम आना, मेरी गलतियों को देख गुस्सा कर मत जाना, रूठ कर भी नहीं, मुंह फेर कर तो बिल्कुल नहीं। क्या पता वो गलती मैंने जानबूझकर किया हो, ताकि तुमसे मिला मिष्टानुभव के बीच थोड़ा सा मसाला चाय का भी स्वाद तुमसे ही मिले। प्रभु, जब भी तुम चले जाते हो, मेरी आत्मा कराह उठती है, मन दर्पण बिखर सा जाता है, रूह सहम सा जाती है, आंखें सजल हो जाती, हीनता भर जाती है मेरे मन में, और मैं सोचने लगती हूँ, क्या मैं सच में बुरी हूँ जो रूठ गया है मन मेरा। क्या मैं सोचने लगती हूँ, क्या मैं सच में बुरी हूँ जो रूठ गया है मन मेरा। ये कविताएं थी जो मेरी हाल फिलहाल की इधर की कविताएं, एक अरमानंद भैया की कविताएं का मैंने पाठ किया। कविताएं समय भी बहुत हो चुका है, लगभग 45 मिनट होने को है। बातें बहुत सारी मैंने लिखी थी सूत्रवाक्य के रूप में, लेकिन दो ही चीज़ें हो सकती है, या फिर कविता पे बात करें या फिर कविता का पाठ करें, दोनों एक साथ थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं अपने साहित्यिक चर्चा और कविता पाठ को यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों ने इतने मन से सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार। एक चीज़ और मैं ख़ास करके आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग सुने हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कि क्या सुधार किया जा सकता है। कि मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि आप लोग मुझे वो बताएं, डायरेक्ट मैसेज करके बताएं, मुझसे बात करके बताएं कि ये चर्चा आपको कैसी लगी, किन किन बिंदुओं को हमें छूना चाहिए था, मेरी गलतियाँ क्या क्या रही, इन सब चीज़ों को भी आप बताएं। क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ और मैं अपने अनुज से भी उतना ही सीखता हूँ जितना अग्रज से, गुरु से भी उतना ही सीखता हूँ जितना घर के किसी सदस्य से, अपने गांव के किसी बच्चे से। मैं सबसे सीखना चाहता हूँ, आप लोगों से भी सीखना चाहता हूँ। तो मुझे बताएं, और बातें बहुत सारी है। मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। आप लोग को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। गोलेंद्र, मेरे प्रिय अनुज, मेरे भाई, मेरे बहुत दिल अज़ीज़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे समय दिया। श्री प्रकाश शुक्ल सर आए, आपने मुझे सुना, समय दिया। मैं जो कुछ भी हूँ आज सर आपकी वजह से हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विमल हमारे बीच हैं, नीलेश हैं, श्वेता दीदी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन आप सब ने मुझे सुना, इतना प्यार दिया, बराबर देते रहते हैं, इतना स्नेह दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
सादर आप जो बड़े हैं सबको प्रणाम, जो सहपाठी हैं सबका स्नेह, और जो हमसे छोटे हैं उनको शुभाशीष। शुभ संध्या आप सबका। धन्यवाद।